ओके ठीक है, तो इसका मतलब मेजर कॉन्टेक्स्ट क्या था जो अभी रिसेंटली डिस्कशन हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन पे, है ना? कि मान लो अगर कुछ अगर मिस गवर्नेंस हो रहा है, तो क्या वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल पर्टिकुलर मिनिस्टर की रहेगी, या प्राइम मिनिस्टर की रहेगी, या फिर होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट और ड्यूटी को लेके। तीसरा क्वेश्चन है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और एक बैलेंस की है ना? फोर्थ क्वेश्चन है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, और जिसमें सेवन शेड्यूल की बात हो रही है। पांचवा क्वेश्चन है गवर्नेंस डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक बार सभी लोग क्वेश्चन रीड कर लेना है। प्राइम मिनिस्टर इज द फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स एट द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स एवरी कैबिनेट मिनिस्टर jointly accountable for the government decision. Examine the constitutional position of prime minister vis-a-vis council of ministers in the context of ministerial responsibility. ठीक है, प्रधानमंत्री समान लोगों में प्रथम है, फिर भी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रत्येक कैबिनेट मिनिस्टर को, कैबिनेट मंत्री को सरकार के निर्णयों के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाता है। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व की दृष्टि से प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन वन है। अब इसको हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे क्या हो सकता है, फिर इसका स्ट्रक्चरिंग देखेंगे। राइट, इसमें हेडिंग हम क्या क्या बना सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन कोई बताना चाहेगा क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन? एनीवन? एनीवन? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, कुछ आर्टिकल आप बता सकते हो? 74 या 75 सर, एग्जैक्टली कंफ्यूजन। ठीक है, 75, 74। 75 हम्म सर, 75 सब क्लोज फोर। ठीक है, ठीक है, तो एक वही आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, है ना? और फिर अब देखो इसमें स्ट्रक्चरिंग देखो, और स्ट्रक्चरिंग इसमें क्या हो सकता है, हेडिंग हम लोग क्या बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व की दृष्टि से प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इसका पूछ रहा है कि परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है। ठीक है, तो हेडिंग वन हम लोग का क्या रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हम लोग का हेडिंग वन रहेगा। ठीक है, सेकेंड हेडिंग क्या हो जाएगा? सेकेंड हेडिंग हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो मिनिस्टर का पोजीशन है वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, फिर एक थर्ड हेडिंग चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो इसको हम लोग कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। ठीक है, कि मतलब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन यहाँ पे जो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है, या फिर प्रधानमंत्री समान लोगों में प्रथम है, मिनिस्टर्स में फर्स्ट अमंग इक्वल्स कैसे हो रहा है, या फिर क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हम प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आर्टिकल 74 से स्टार्ट कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड एडवाइज्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, या फिर प्राइम मिनिस्टर की पूरा टॉपिक क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, तो 75 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट।
ठीक है। और इसमें दो चीज है, जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैसे, और उस बाकी मिनिस्टर से अबव है या फिर इक्वल है, उन सब में हम ये सब चीजें यूज करेंगे, है ना, एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस कल सिंपल स्टार्ट कर देंगे। आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट की बात करता है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का इंट्रोडक्शन हो सकता है। अब हम लोग पहला हेडिंग देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है क्या। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला हेडिंग हम लोग का क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई पॉइंट बताना चाहेगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग रखना है कि जो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, है ना, समान लोगों में प्रथम है। ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। ठीक है। लेकिन पॉइंट लिखते वक्त ये चीजें ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या बता सकते हैं, जैसे लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ओके। अब जैसे अपॉइंटमेंट होता है कोई मिनिस्टर का, तो किसके एडवाइस पे होता है, पीएम के एडवाइस पे होता है। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 75 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, ये किसका काम है, प्राइम मिनिस्टर का है। ठीक है। एक तरीके से लिंक भी रहते हैं बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। हाँ हाँ, बताओ। 78। 78। हाँ हाँ, इसमें हम लोग ये ले सकते हैं, आर्टिकल 78। ठीक है। कि मतलब प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करता है, इज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस करना है प्रेसिडेंट को, तो वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हो पाएगा। ठीक है। इस वाले पॉइंट पे कुछ आप लोग सोच पा रहे हैं, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल कैसे हैं। जैसे हमने ये वाला पॉइंट लिखा, पोर्टफोलियो, या पीएम फिर इस्तीफा देते तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देंगे तो रिजाइन करना पड़ेगा, है ना, या तो रिजाइन करना पड़ेगा, या फिर प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस करेंगे तो प्रेसिडेंट के थ्रू रिमूव कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को। ओके। तो यहाँ पे रिजाइन या फिर अपॉइंटमेंट या फिर रिमूवल, दोनों चीज पॉसिबल है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब देखो बाकी जो मिनिस्टर होते हैं, क्या वो एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री देखते हैं, मान लो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर देख रहे हैं, अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो उस पर्टिकुलर एरियाज में चीजें देख रहे हैं, है ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का काम ये भी होता है कि कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड पोर्टफोलियोज। ठीक है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर का जो रोल होता है किस तरीके से सिग्निफिकेंट हो जा रहा है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स क्यों हो जा रहा है। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी जैसे जो कैबिनेट सिस्टम है, किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम में बदलते जा रहा है। ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से थोड़ा सा अलग है ना। तो सर अब इसमें यहाँ पे हम ये भी सर इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर अगर इस्तीफा देंगे तो पूरी कैबिनेट को मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता।
और अगर कोई मंत्री इस्तीफा हम्म। देगा तो सिर्फ उसी को देना पड़ता। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही सारी की मंत्रिपरिषद डिपेंड करती है। अगर उनका पद चलेगा तो सारी डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया। फर्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग प्राइम मिनिस्टर का देख लिए। अब सेकंड एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पोजीशन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे कैसे थोड़ा सा उनका पोजीशन प्राइम मिनिस्टर के रोल से यहाँ पे मतलब दिखाएंगे कैसे इक्वल ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क है वो क्या किया है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश वहां पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फोकस करता है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एज अ मतलब ट्रीट करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो शेयर्ड हो, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दी या फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी लोकसभा, है ना। तो अब यहाँ पे जब आप देखोगे पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट बताएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हम लोग किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, कैसे ज्वाइंट ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, कलेक्टिव एक्शन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप देखोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है ना। अगर मान लो ये पास होता है तो रिजाइन किसको करना पड़ेगा, बस फिर प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना पड़ता है, पूरे होल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है, नॉट जस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एनसीएम की बात कर सकते हैं कि लॉस ऑफ अगर मेजोरिटी होगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस हैं, तो वहां पे क्या होता है, बाइंडिंग होता है सभी मिनिस्टर पे। ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को मान लो मिनिस्टर ऑफ लॉ हो गए या फिर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे ही बाइंडिंग हुआ, वो होल मिनिस्ट्री पे बाइंडिंग होता है, होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, है ना। तो वो भी दिखाता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कोई मिनिस्टर उस पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट बोलेगा, है ना। अगर अगेंस्ट बोलेंगे तो हो सकता है उनको आगे रिजाइन करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फोकस किस पे है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने में। ओके, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट हम बोल सकते हैं। जो कैबिनेट के डिसीजन होते हैं पब्लिकली सपोर्ट करने होते हैं, है ना। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। अब एक थोड़ा सा हम लोग फैक्टर ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बढ़ रहा है, द इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसको बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट एग्जामिन करने को बोला है, तो थोड़ा सा हम लोग उसके हर एस्पेक्ट को अच्छे से कवर कर पाए, इसलिए दो तीन पॉइंट इसमें भी लिखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का रोल कैसे बढ़ रहा है ना। तो जैसे कैबिनेट सिस्टम में आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या हो गया है, इन्फ्लुएंशियल रोल हो गया है। और आप ये चीज भी देखोगे जैसे मतलब पार्टी में क्या हो रहा है कि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है। ठीक है, और क्या चीज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, या फिर जब हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री किसी को देना है, किस ये पूरा हाथ पूरा किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ये सब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। नीति आयोग भी सर ऐड कर सकते हैं। और नीति आयोग, हाँ ठीक है, इसको भी दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग को फोकस थोड़ा दिखाना है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल किस तरीके से बढ़ रहा है।
ठीक है। किसी का कुछ और पॉइंट है जो शो करे कि प्राइम मिनिस्टर का रोल अभी के टाइम में इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लुएंस रोल हुआ है? एनीवन? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है जो शो करे कि प्राइम मिनिस्टर का रोल अभी के टाइम में इंप्रूव हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, तो ये सब पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, है ना? ओके, किसी के पास कुछ पॉइंट है और एक्स्ट्रा? मतलब जो हमने चीजें कुछ कुछ फर्स्ट अमाउंट इक्वल्स वाले में लिखा था उसको दिखा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काम क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? सेंट्रलाइज लीडरशिप प्रोवाइड करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, है ना, कोऑर्डिनेशन का काम होता है कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ओके, तो उससे क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है ना, वो एक क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंस गेन कर लेता है इन गवर्नेंस या फिर इन कैबिनेट सिस्टम, विद इन कैबिनेट सिस्टम। ठीक है। ओके, तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं, है ना? तो हम लोग यहाँ पे जब दिखाएंगे कैसे रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बढ़ रहा है या फिर कैबिनेट सिस्टम किस तरीके से धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहा है प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम में, यहाँ पे हम लोग रीजन यही सब देंगे कि पार्टी क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज लीडरशिप हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने की पावर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पॉलिसीज या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उससे क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल रोल हो जा रहा है इन गवर्नेंस। ठीक है, तो ऑल्दो ही आर सी इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लेकिन वी आर सीइंग द इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद इन कैबिनेट सिस्टम। तो ये इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर इज प्लेइंग सेंट्रल रोल विद इन द कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग ये चीज बस डाल सकते हैं कि जैसे कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड क्या करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पावर हो या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर हो, एक वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाए रेदर देन थ्रू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है वो किस पे फोकस करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ठीक है, बट वी आर सीइंग द इंक्रीजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू दीज रीजंस। ओके, विद इन कैबिनेट सिस्टम। किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन? एनीवन? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट्स आर नॉट गिफ्ट, दे आर अर्न थ्रू ड्यूटी। ठीक है, इफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A आर नॉन enforceable, do they remain a moral homilies or can they still shape civic behavior and judicial reasoning? ठीक है, अधिकार कोई उपहार नहीं है, वे कर्तव्य के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। यदि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो क्या वे मात्र नैतिक उपदेश बनकर रह जाते हैं या फिर वो नागरिक आचरण और अधिकारों से संबंधित न्यायिक वादों में न्यायिक विवेचना को प्रभावित करते हैं? है ना? तो अब इस क्वेश्चन में देखो आपको तीन एस्पेक्ट दिख रहा है कि पहले कैसे मॉरल होमलीज हैं, फिर सिविक बिहेवियर को कैसे सेव करते हैं, फिर जुडिशियल रीजनिंग को कैसे सेव करते हैं। पहला एस्पेक्ट ये हो गया, दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया, तीसरा एस्पेक्ट ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या बस केवल नैतिक उपदेश है या फिर नागरिक आचरण को प्रभावित करते हैं या फिर न्यायिक विवेचना में को भी प्रभावित करते हैं? है ना? तो अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में सीधा सीधा दिख रहा है कि तीन एस्पेक्ट कवर करना है।
ठीक है, इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चरिंग। इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन का? एनीवन? इसमें कोई बताना चाहेगा कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसमें देखो, अब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी की बात हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल 51A मेंशन है, तो आप चाहो तो, क्योंकि देखो कहीं पे बीच में यूज करने को नहीं मिलेगा आपको, आप चाहो तो सरन सिंह कमेटी से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, कि सरन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, और थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेट किया। ठीक है, ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हेडिंग क्या होगा। हेडिंग आप लोग बताओ। ऐसी हेडिंग कुछ इसमें समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर इसमें एक हाँ, तो ये हेडिंग। दिखाना है कि क्या वे मात्र नैतिक उपदेश बनकर रह गए हैं। हम्म। इसके इसमें तो बता पहला, सकते हैं कौन बता सकते तो हम लोग पहला यही हेडिंग बना लेंगे ना, कि नैतिक उपदेश कैसे हैं। हैं। ठीक है, मतलब ड्यूटी एज अ मेयर मॉरल होमलीज, पहला हेडिंग ये बना लेंगे। दूसरा हेडिंग क्या होगा? और ये कि नागरिक आचरण को कैसे सेव करते हैं, यानी कि जो सिटीजन के बिहेवियर को कैसे चेंज हम्म, करते हम्म, ठीक है। तीसरा फिर हम लोग का आ जाएगा हैं जुडिशियल रीजनिंग या जुडिशियल। फिर न्यायिक वाद, है ना। ये तीन एस्पेक्ट रहेगा, तो अब हम लोग फर्स्ट एस्पेक्ट को देखते हैं। इंट्रोडक्शन तो हम लोग का हो गया। ठीक है, कि कैसे केवल नैतिक उपदेश की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं कि नैतिक उपदेश कैसे है ये? कोई बताना चाहेगा इसमें? क्योंकि नॉन इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सिएबल। ओके, और इसमें क्या है, एक तरीके से गाइडलाइंस है, है ना। तो इसमें किसी के ऊपर बाइंडिंग, मतलब किसी को बाइंडिंग नहीं है कि आपको उसको मानना है। ओके, अगर मान लो उसको कोई वायलेट भी करता है, तो देयर इज नो पनिशमेंट। राइट। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे टर्म जो है, मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ड्यूटी क्या है, क्या क्या चीजें उसमें मेंशन है। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट ड्यूटीज। जैसे अभी आप बहुत लोगों से पूछोगे, सब लोग को ड्यूटी के बारे में नहीं पता होगा, या जो 11 ड्यूटीज आर्टिकल 51A में मेंशन है, सबको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, या फिर आप देखोगे कि जो टर्मिनोलॉजी है, अब जैसे उसमें लिख दिया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है ना। तो लेकिन वो टर्मिनोलॉजी जो मेंशन है, उसको क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया गया है कि है क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट, या फिर कॉम्प्लेक्स कीवर्ड्स हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि चीजों को उसमें बस एक गाइडलाइंस की तरह दे दिया गया है, लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है, या फिर अगर कुछ लीगल मैकेनिज्म है, तो उसको भी बहुत अच्छे से लोगों को पता नहीं है कि इसको फॉलो करना है। ठीक है, कुछ आप वैसे भी बता सकते हो, जैसे सिविक बिहेवियर हो गया। तो इस इन सब इश्यूज की वजह से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी जस्ट एज अ मॉरल होमलीज या फिर नैतिक उपदेश की तरह है। इट इज नॉट अ बाइंडिंग इन नेचर, है ना। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने पहला वाला एस्पेक्ट देख लिया कि कैसे ये बस केवल नैतिक उपदेश की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, नागरिक आचरण को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है।
ठीक है, हेडिंग टू क्या हम लोग का रहेगा? शेपिंग सिविक बिहेवियर, है ना, या फिर नागरिक आचरण को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब इसमें क्या पॉइंट आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे, जो जो चीजें मेंशन है, जो जो चीजें मेंशन है ड्यूटी में, उसी आर्टिकल को, उसी प्रोविजन को हम लोग यूज करके बताएंगे। या फिर हम लोग ये भी चीज बता सकते हैं कि जैसे लीगल बैकिंग है, कुछ कुछ प्रोविजन, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ओके, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या फिर राइट टू एजुकेशन हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और फिर अमेंडमेंट जो हुआ है 86 अमेंडमेंट, उससे क्या है, बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर कोई वायलेट कर रहा है तो उसको लीगल बैकिंग है ना। जैसे एक फ्लैग कोड है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते फ्लैग का, इंडियन फ्लैग का, ठीक है। बहुत टाइम पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी आता है कि मतलब आपको ड्यूटीज भी फॉलो करनी चाहिए, है ना। जैसे आप कुछ टाइम पहले देखोगे नेशनल एंथम पे, जब भी मतलब वहां पे था कि थिएटर में क्या था, नेशनल एंथम को जब भी संग होगा तो लोग को खड़े होना है, टू शो द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर नेशनल एंथम, है ना। तो अब यहाँ पे आप चीजों को बताएंगे कि किस तरीके से वो सिविक बिहेवियर को सेव कर रहा है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बोलता है कि जो एक तरीके से वुमेन या फिर ह्यूमन डिग्निटी को आपको अपहोल्ड करना है, ठीक है। तो आप उस चीज को फॉलो करते हो लाइफ में, मतलब एक तरीके से गाइडिंग फोर्स है, फिर भी लोग उसको उस चीजों से जो अवेयर है उसको वो अपने पब्लिक लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, मतलब वो सिविक बिहेवियर को सेव करता है। फंडामेंटल ड्यूटी बात करता है क्रिटिकल थिंकिंग की, है ना, यूनिटी इंटीग्रिटी की, फ्रेटर्निटी की बात करता है ना। तो इस इन सब चीजों से क्या होता है, वो एक सिविक बिहेवियर को सेव करता है। इसमें इसमें किसी का कुछ पॉइंट है ना। तो एक आप बस यहाँ इसमें पे मतलब, हाँ हाँ बताओ ऐसी। सर इसमें एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, जैसे विमेन वाले में हम जोड़ सकते हैं कि जो हम्म, जैसे मी टू मूवमेंट हुआ या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो लोगों में अवेयरनेस आई है। और फिर जैसे हाँ राष्ट्रीय हाँ हाँ। गान राष्ट्रीय गीत को लेके हर घर तिरंगा अभियान, उसके बारे में लिख सकते हैं। है ना। तो अब ये सब वर्ड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से दिखाता है कि सिविक बिहेवियर को सेव करता है ना। पहले हम लोगों ने दिखाया कि नहीं, बस के लिए नैतिक उपदेश की तरह काम करता है, फिर हमने उसको काउंटर किया, नहीं ये सिविक बिहेवियर को भी सेव करता है, ठीक है। फिर थर्ड हेडिंग पे हम लोग आएंगे, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कैसे जुडिशियल रीजनिंग को भी प्रभावित करता है। इसमें पॉइंट है आयुषी कुछ मतलब दिखाने के लिए कि जुडिशियल रीजनिंग को किस तरीके से सेव करता है। फिर मुझे एक जजमेंट याद है कि सर हम्म एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट्स हैं और जो आपके कर्तव्य हैं वो दोनों एक एक रहते हैं, यानी बैलेंस। कि एक दूसरे से अलग नहीं हम्म हो सकते। हम्म तो सर ये अच्छा पॉइंट है ना। मतलब आपको हमेशा राइट और ड्यूटी में बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं कि बस आप केवल राइट पे ध्यान देंगे और ड्यूटी को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। फिर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, कुछ और पॉइंट है। इसमें ये भी दिखा सकते हैं जैसे कि विमेन डिग्निटी की बात हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज में, तो सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट भी दिए हैं इसके बेस पे। विमेन के जैसे साथ विशाखा डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस हो गया, है ना। नहीं। विशाखा गाइडलाइंस हो गया, या फिर आप देखोगे जैसे इन्वायरमेंट की भी बात होती है, तो आप एमसी मेहता केस मेंशन कर सकते हो। इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। यूनिटी इंटीग्रिटी की बात हमेशा करता है ये कोर्ट, यूनिटी विरासतों में इंटीग्रिटी अपहोल्डिंग, हाँ।
तो ये सब चीज दिखाता है किस तरीके से मतलब जुडिशियल रीजनिंग में भी यूज होता है ना। एक ये भी दिखता है कि किस तरीके से मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, इसके लिए भी जुडिशरी काफी मतलब उन चीजों को रिस्पेक्ट कर मतलब इन यूनिटी इंटीग्रिटी अपहोल्ड हो पाए, कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपहोल्ड कर पाओ। ठीक है। तो इसके लिए भी जुडिशरी के बहुत सारे मतलब जुडिशरी इम्फेसिस करता है, कोर्ट इस पे इम्फेसिस करता है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं फॉलो करेगा, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, यूनिटी इंटीग्रिटी निगेटिवली इम्पैक्ट होगा, है ना, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हम लोग डिस्कस किए ही हैं कि जैसे नेशनल एंथेम हो गया। ठीक है। तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जुडिशरी मतलब बात करता है जो ड्यूटी में मेंशन है। ठीक है। जैसे आप देखोगे ग्रीन क्रैकर की बात करता है कि जब एयर पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, या फिर कोविड के टाइम में किस तरीके से मास्क आपको यूज करना है ना। तो जो जो चीजें हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स की होती हैं उस पर भी इम्फेसिस करता है जुडिशरी, है ना। और वो चीजें ड्यूटीज में हाईलाइट है कि सिटीजन की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो हमने देख लिया किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज केवल मॉरल होमलीज नहीं है, बट दे ऑल्सो सेव सिविक बिहेवियर, सिटीजन का बिहेवियर को सेव करते हैं और जुडिशियल रीजनिंग में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं कि इट इज प्लेइंग की रोल इन शेपिंग सिविक बिहेवियर एंड जुडिशियल रीजनिंग, है ना। लेकिन हमको और ज्यादा अवेयरनेस जनरेशन की जरूरत है कि लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पता चले, और लोगों को ये समझना होगा कि लाइक वी हैव टू फॉलो बोथ, है ना। मतलब वी हैव टू नॉट जस्ट फोकस ऑन द राइट बट ऑल्सो अपहोल्ड दी बट फुलफिल आवर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ठीक जस्टिस है। जो वर्मा हमारे कमेटी अधिक, सर हाँ बताओ जस्टिस क्या है इसमें। वर्मा सर जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था कि हमें एजुकेशन के माध्यम से जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, ना कि इनको लीगली फोर्स हम्म। चाहिए, बल्कि जागरूकता फैलानी। हाँ, तो वही मतलब अवेयरनेस जनरेशन एजुकेशन इस पे फोकस करना है, जिससे कि लोग राइट और ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य में एक सामंजस्य बना पाए। ठीक है। राइट। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जस्टिस वर्मा का कमेटी यूज करके मतलब अवेयरनेस के बारे में बात कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि राइट और ड्यूटी में लोग बैलेंस बना पाए। ठीक है। तो क्वेश्चन को मतलब आप लोग स्ट्रक्चरिंग समझ गए किस तरीके से ब्रेक करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन rather than competing constitutional mandates। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व संवैधानिक परिवर्तनों के परस्पर पूरक आधार हैं, न कि परस्पर प्रतिस्पर्धी। ठीक है। तो इस पे चर्चा करना है। क्या एक दूसरे के पूरक हैं या फिर प्रतिस्पर्धी हैं। इसमें आयुषी तुम्हारा मतलब जो स्ट्रक्चरिंग है आंसर का, सेकेंड हेडिंग जो तुमने बनाया ना, उसको थोड़ा सा चाहो तो चेंज कर सकती हो, मतलब हालांकि उससे भी आंसर का डिमांड मीट हो रहा है ना। लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से परस्पर प्रतिस्पर्धी हैं, मतलब जो तुमने आंसर भेजा है पहले वाले में हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग कर रहे हैं या फिर पूरक किस तरीके से हैं। दूसरे में लेकिन हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से कंपीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना। सर हाँ हाँ। सर ये ऐसे हम लिख सकते हैं, पर सर ये क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा गया है ना कि ना कि प्रतिस्पर्धी, परस्पर प्रतिस्पर्धी। इसको बना मतलब सकते हैं आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे देखो क्योंकि पूरक वाला है तो हम लोग इसमें एड्रेस कर ही रहे हैं, जैसे यस सर। सेकंड हेडिंग में भी हम लोग बोल रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी नहीं है, तो वो तो लगभग यही वाले पॉइंट आएंगे ना। यस सर, यही वाले पॉइंट। हाँ, तो ये वाले आंसर में जैसे मैं तुम्हारा सेकंड हेडिंग पढ़ रहा था तो लग रहे थे कि जो फर्स्ट वाले हेडिंग में पॉइंट लिखी हो लगभग वही सेम आ रहे हैं इसमें भी, मतलब
पॉइंट बस अलग है, लेकिन अगर हेडिंग हटा दो तो लगभग यही वाला पार्ट एड्रेस हो रहा है। हाँ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा दिखाना है कि किस तरीके से प्रतिस्पर्धी भी हैं कई मामले में। राइट। ये वाला चीज क्लियर हुआ। अभी इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं? सर इनका ओरिजिन दे सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन लिए से लिए, और नीति निर्देशक तत्व आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसा बता सकते हैं। यूएस का बिल ऑफ राइट हो गया, और यहाँ पे इरिस कॉन्स्टिट्यूशन है ना। आर्टिकल तो अब 45। हाँ। हाँ हाँ हाँ, या फिर ऐसे बस हम लोग आर्टिकल बता सकते हैं कि पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट को लेके है, और पार्ट 4 डीपीएसपी। क्योंकि बाकी चीजें हम लोग बचा के रखते हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो चीजें रिपीट ना हो, इसलिए यहाँ पे बेसिक कुछ आर्टिकल या फिर पार्ट या फिर सोर्सेज इन सब से शुरू कर सकते हैं। इस ठीक है, या फिर बस ऐसे कर सकते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब हम लोग शुरुआत से ही देख रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था तब से ही देख रहे हैं कि एक फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में हमेशा एक टसल चली है ना। मतलब हमेशा एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहा है, किसको प्रिमेसी दिया जाए, किसको नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। मतलब ये बेस्ट इंट्रोडक्शन होगा, क्योंकि बाकी पॉइंट जो हम लोग का आर्गुमेंट होंगे, अच्छे अच्छे जजमेंट है, उसको हम लोग बचा के रखेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो पहला पॉइंट हम लोग का, पहला हेडिंग इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, किस तरीके से? पूरक है। हाँ, है ना, री कैसे एक दूसरे को कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कुछ पॉइंट सोचो कि इस तरीके से री कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट क्या है? निगेटिव राइट है मोस्टली, मतलब निगेटिव लिबर्टी पे फोकस करता है। ठीक है, जबकि हमारा डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव राइट है ना। यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टेट को रोकता है, और यहाँ पे स्टेट को एज ए फैसिलिटेटर रहता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे जितने वेलफेयर मेजर्स हैं डीपीएसपी में मेंशन है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। तो ये एक दूसरे को दिखा रहा है किस तरीके से एक जगह स्टेट को रोका गया है, दूसरी जगह स्टेट को एक्टिव रोल दिया गया है कि आप इन चीजों पे काम करो। यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है। अब उसको कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक। जस्टिस की बात हो रही है। सर भीमराव अंबेडकर का भी कोट लिख सकते हैं। उन्होंने बोला कि ताकि जो ये हम्म नीति निर्देशित तत्व है और मौलिक अधिकार है, संविधान की आत्मा और उसका दर्शन है। हम्म क्योंकि राजनीतिक न्याय तभी आएगा जब सामाजिक और आर्थिक न्याय। उन्होंने ये भी मतलब ये बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब वी कैन नॉट अचीव पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट अचीविंग सोशल डेमोक्रेसी। मतलब राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग सामाजिक लोकतंत्र को अचीव ना कर पाए। सामाजिक लोकतंत्र मतलब इक्वलिटी, इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस। जब तक हम इन चीजों पर काम नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कितना भी हम उस पर काम कर लें उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। पहले हमको इस पे काम करना होगा, इनइक्वलिटी को कम करना होगा। जो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में, कास्ट रिलीजन एथनिसिटी बेस्ड, उसको रिड्यूस करना होगा। ठीक है, इनइक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी, जेंडर डिफरेंसेस, इन सबको ओवरकम करेंगे तब जाके हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अंबेडकर वाला कोट यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों मतलब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फोकस कर रहा है, दूसरा सोशल डेमोक्रेसी पे कर रहा है। ठीक है, कोई और पॉइंट है इसमें? सर आर्टिकल लेके बोल सकते हैं कि हम जो 17 आर्टिकल है हमारा इस प्रस्ताव का अंत, और 23 और 24 उसको तभी अचीव कर सकते हैं जब हम मौलिक निर्देशक तत्वों के 47
हम्म 39 सब क्लॉज है और 43 को करें कि सबके पास रोजगार का अधिकार होगा, और जब पिछड़े वर्गों के लिए काम करेंगे तभी एस प्लस ये जो हम्म, डिस्क्रिमिनेशन है उसके वो खत्म होगा, और ठीक है। बलात्क्रम वगैरह वो खत्म होगा। हाँ, अच्छा पॉइंट है। मतलब जितने भी हम लोग देख रहे हैं, मतलब इसमें बहुत सारे आप देखोगे, जैसे राइट टू एजुकेशन वाला जब बात होता है, उसमें फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट हुआ है, ड्यूटी में भी हुआ है, ठीक है, और डीपीएसपी में भी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आर्टिकल 21 आप देखोगे, इसका मतलब कंटिन्यूअस एक्सपेंशन हो रहा है ना। और एक्सपेंशन ज्यादातर देखोगे आप किस चीज को हो रहा है, उसमें इंक्लूड क्या चीज कर रहे हैं, जो डीपीएसपी की चीजें हैं, जैसे हेल्थ को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट टू हेल्थ, ठीक है, राइट टू वर्क। ये सब किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। और आर्टिकल 21 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और सर इन्वायरमेंट भी डीपीएसपी का पार्ट है, वो 21 में आते जा रहा है, हाँ, 40। इन्वायरमेंट वाला हो गया पार्ट, हाँ। तो ये सब चीज दिखा रहा है कि हम लोग किस तरीके से फंडामेंटल राइट को एक्सपेंड कर रहे हैं, डीपीएसपी में जो चीजें हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं थ्रू जुडिशरी, राइट। सर इसमें जजमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे मिनर्वा मिल जजमेंट, उन्होंने वो उसमें बोला गया था कि ये हाँ दोनों एक हाँ दूसरे हाँ, से पूरक। ये बिना इसके ये वाला एस्पेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, मतलब इसको लिखना ही पड़ेगा, जो अगर ये वाला मिस कर दिया। और केस वन भारती में भी बोला गया था कि हम मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों के लिए, पर उसकी जो संविधान है उसकी मौलिक आत्मा, सर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो परिवर्तित नहीं उसको होना चेंज नहीं चाहिए। कर सकते है ना। तो अब देखो, जैसे हम लोग ये पॉइंट भी डाल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट किस पे फोकस करता है, लिबर्टी पे, और यहाँ पे कलेक्टिव वेलफेयर पे, है ना। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, अपहोल्ड करके। केशवानंद भारती केस का बात कर सकते हैं, मिनर्वा मिल केस की बात कर सकते हैं, है ना। एक हम लोग इसकी भी बात कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर कंपीटिंग लॉज हैं तो उसमें एक हार्मोनी बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये जुडिशियल डॉक्ट्रिन है। तो यहाँ पे भी आप इसको भी कोट कर सकते हो, केशवानंद भारती में भी मतलब उस समय एक्सेप्ट नहीं हुआ था, बट मतलब यहाँ पे इम्फेसिस किया गया था कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। और फाइनली मिनर्वा मिल केस में उसको एज अ पार्ट ऑफ बेसिक फीचर डिक्लेयर कर दिया गया। तो वो ये चीज दिखा रहा है कि किस तरीके से एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें 5-6 पॉइंट कम से कम लिखना चाहिए। तो जब री इन्फोर्सिंग वाला एस्पेक्ट आएगा तो इतना लिख के हम लोग इसको एड्रेस अच्छे से कर लेंगे। फिर अब हम लोग सेकेंड एस्पेक्ट में आ जाते हैं कि कैसे कंपीटिंग है या फिर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ पे कम पॉइंट भी रहेंगे चलेगा, बट आप ये वाला एस्पेक्ट अगर नहीं डालोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस नहीं हुआ, ठीक है। तो शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला इशू को आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब चंपाकम केस से ही हम लोग दिखा सकते हैं कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। या फिर आप इसकी बात कर सकते हो, 9 शेड्यूल की बात कर सकते हो। वहां पे क्या हो रहा है कि ज्यादातर प्रोविजन लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। आर्टिकल 31C है कि 38, 33C है? 31 बी। अ, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सी है सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट के लॉज हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म्स, उसको किस में रख दिया जा रहा है, 31C में। तो वो एक दिखा रहा है कि आपको मतलब बैलेंस बना के चलना है, एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इवन बाद में डिक्लेयर किया गया कि 31C में जो भी चीजें हैं उसको जुडिशियल रिव्यू के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है ना, जो कि केशवानंद भारती केस के बाद रखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपीटिंग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि एक स्टेट को रिस्ट्रिक्ट करता है, दूसरा स्टेट फैसिलिटेट करता है ना। या फिर यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक निगेटिव इन नेचर है, एक इन्फोर्सिएबल है, और दूसरा क्या है, नॉन इन्फोर्सिएबल है।
तो इसलिए भी कंपटीशन बार बार होता है। और उससे होता क्या है, बार बार प्रीमेसी किसको दी जाती है, फंडामेंटल राइट को। ओके, यहाँ पे हम लोग ये भी दिखा सकते हैं 39 फंडामेंटल ड्यूटीज का कौन सा आर्टिकल है जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है और जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 39 B और 39 C। है ना, तो बी और सी, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसके थ्रू भी एक तरीके से हमको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। ठीक है, बहुत सारे इशूज हैं जिसमें हम लोग एग्जाम्पल डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी हो गया, रिजर्वेशन की बात हो गई, है ना। रिजर्वेशन एक तरीके से क्या है, राइट को कर्व करता है, ठीक है। लेकिन वो अफर्मेटिव एक्शन में आ जाता है जो सोशल वाला एस्पेक्ट में या फिर डीपीएसपी वाला एस्पेक्ट में, लेकिन उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर रेगुलेशन की बात होती है, लैंड रिफॉर्म्स हो गए। तो ये सब क्या दिखाते हैं, एक बैलेंस यहाँ पे जब भी ये सब इशूज आते हैं तो इसको बैलेंस करने में दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैटर जाता है जुडिशरी के पास। ठीक है, प्रॉपर्टी, रिजर्वेशन, सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, या फिर लैंड रिफॉर्म, इन सब इशूज में हमेशा आपको दिखेगा इशू। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं आयुषी? और ये लिख सकते हैं कि हमें संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता और लोक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जिससे सरकार की जो शक्तियां हैं वो भी सीमित रहे और लोगों का कल्याण भी सुनिश्चित हो सके। और सर जो संविधान निर्माताओं की जो सोच थी उसको भी आगे ले जा सके। सर कुछ हम्म। ऐसे करके थोड़ा कम लाइन में। ठीक है, या फिर हम लोग को एक ये भी बोल सकते हैं कि मतलब दोनों एक सिक्के के ही पहलू हैं, इसीलिए एक जुडिशियस बैलेंस बनाने की जरूरत है बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, है ना, जिससे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेलफेयरिज्म और इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर जो हमारा अधिकार है और कलेक्टिव वेलफेयर है उसको हम लोग अच्छे से अपहोल्ड कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं। द इवॉल्विंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। एक बार क्वेश्चन सब लोग रीड कर लेना, ठीक है। द इवॉल्विंग नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन कॉज फॉर अ रीथिंकिंग ऑफ अ सेवन शेड्यूल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ये अभी देखो, ये बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा है ना, अभी यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग गवर्नेंस चैलेंजेस क्रिटिकली एग्जामिन, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर मतलब सेवन शेड्यूल की बात हो रही है। जो यूनियन, जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है, क्या वो अभी सही एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट करता है सहकारी संविधान के प्रिंसिपल को या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को? ठीक है, तो अब हमको इसको एनालाइज करना है, मतलब इसमें रीथिंक करने की जरूरत है कि नहीं है। एक मिनट, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार सभी को समझ में आ गया। Evolving nature of center-state relation calls for a rethinking of seven schedule and distribution of legislative powers. ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग गवर्नेंस चैलेंजेस, मतलब अभी हमको ये दिखाना होगा कि अभी के चैलेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से रीथिंक करने की जरूरत है, या फिर जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर है सेवन शेड्यूल के अंदर वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का? एनीवन?
ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब अगर मान लो इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखना होगा, आप मतलब सीधा जैसे ये डिवीजन ऑफ पावर वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग वर्ड देख रहे हैं, डिवीजन ऑफ पावर या फिर सेवन शेड्यूल, इसी से ही बस इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। कि सेवन शेड्यूल जो है वो क्या करता है, टॉक्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है, या फिर शक्तियों का विभाजन की बात करता है, और किसके बीच में, फेडरल यूनिट के बीच में। फेडरल यूनिट कौन है, सेंटर और स्टेट। और इसमें क्या है, तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट प्लस रेसिड्यूरी पावर, है ना। तो जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे सेवन शेड्यूल की बात हो रही है, तो आप उसको हल्का सा स्टार्टिंग में बता दो डिवीजन ऑफ पावर और सेवन शेड्यूल के बारे में, राइट, जिससे कि आप चीजें आगे लिखो तो क्लियर रहे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर क्या वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपहोल्ड कर रहा है, ठीक है। तो एक हम लोग क्या बता सकते हैं, आप लोग इसमें हेडिंग बताओ क्या हो सकती है आप लोग के हिसाब से। मेरे हिसाब से इसमें तीन हेडिंग बनेगी। एनीवन। एक तो ये हेडिंग बना सकते हैं कि नीड क्या है इसको दोबारा से देखने की। हम्म। है ना, जो अभी का जो डिवीजन ऑफ पावर है या फिर सेवन शेड्यूल है, उसको रीथिंक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर है, ये वाला हम लोग कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, उसको नीड टू रीथिंक की जरूरत क्यों पड़ रही है, ठीक है। या फिर दूसरा हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर है वो अपहोल्ड कर रहा है सहकारी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को, कैसे वो अपहोल्ड कर रहा है, ठीक है। फिर थर्ड हेडिंग में हम लोग बताएंगे सजेशन, मतलब इसमें जो आपका फाइनल एनालिसिस हो, जो फाइनल वे फॉरवर्ड हो, कि मतलब सेवन शेड्यूल को चेंज करना चाहिए, या फिर उसमें रिफॉर्म करने चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाना चाहिए, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, उसको और स्ट्रेंथन करो, है ना। तो यहाँ पे जो भी सजेशन आप देना चाहो, जिससे कि हम जो अभी प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर है उसको और अलाइन कर सकें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वैल्यूज से, ठीक है। तो अब हम लोग पहले वाले एस्पेक्ट को देखते हैं। नीड टू रीथिंक, है ना, जो प्रेजेंट डिवीजन ऑफ पावर है उसको किस तरीके से, मतलब अभी क्या क्या इमर्जिंग गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है ना, इमर्जिंग गवर्नेंस चैलेंजेस। तो हमको उसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना होगा कि अभी क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमको सेवन शेड्यूल को अमेंड करना चाहिए या फिर उसमें चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ आप लोग बताओ इसमें। तो जैसे जलवायु जलवायु परिवर्तन की वजह से सर जो डिजास्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और डिजास्टर मैनेजमेंट किसी भी शेड्यूल में डायरेक्टली कवर नहीं है। हम्म। ठीक सर है, इमर्जिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइबर थ्रेट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे इशूज हैं, जैसे मान लो एआई रेगुलेशन, या फिर एआई मान लो इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ अभी इश्यूज देख रहे हैं, जिसको मतलब ऐसा नहीं कि बस वो सेंटर या फिर स्टेट अकेले अकेले उसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, साइबर थ्रेट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये सब क्या दिखा रहे हैं, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि चैलेंजेस जो अभी हैं वो अकेले या तो यूनियन या फिर स्टेट टैकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन का कीवर्ड है गवर्नेंस चैलेंजेस, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे कि क्या क्या इशूज हो रहे हैं, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट इशूज हैं, इसके अलावा कुछ और पॉइंट बन सकता है इसमें।
सर आयोग का भी नाम ले सकती है, जैसे सरकारी आयोग ने बोला था कि हमें जो हम्म। तो सर जो रिमेनिंग अपशिष्ट शक्तियां हैं, उनको समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। इससे सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत इंप्रूव होंगे। अब इसमें रेसिड्यूरी पावर को स्टेट लिस्ट में डालना चाहिए। नहीं सर, समवर्ती कॉन्करेंट। ओके, कॉन्करेंट में, ओके, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे इन्होंने बोला समर्थन, हाँ ये अच्छा सजेशन है, बट स्टेट लिस्ट में तो नहीं डाल सकते। ओके, तो अब रेसिड्यूरी पावर को यहाँ पे हम लोग समवर्ती सूची में डाल सकते हैं, ये सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन है, तो ये ना आप उसमें यूज कर सकते हो वे फॉरवर्ड में। ठीक है क्योंकि सर। जितने भी नए इशूज आते हैं वो किस में आ जाएंगे, रेसिड्यूरी पावर में, जैसे क्लाइमेट चेंज, एआई हो गया, साइबर थ्रेट हो गया, डिजिटल इकोनॉमी, इन सब चीज को हम लोग अगर समवर्ती सूची में रखते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल स्टेट में एक मतलब जो रेगुलेशन होगा दोनों बना पाएंगे। ठीक है। और जो अभी दिक्कत क्या आती है, जितने भी कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, अगर वहां पे सेंट्रल लॉ बनाता है तो हमेशा क्या रहता है, प्रेमेसी सेंट्रल लॉ को दी जाती है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को के अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के जितने भी प्रोविजन है, एक तरीके से वहां पे सेंट्रल के लॉ ही प्रिवेल होते हैं। ठीक है, बाकी जो हम लोग बहुत सारी चीजें देखे हैं कि ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट मैटर है यूनियन लिस्ट में है ना। या फिर हम लोग ये चीजें भी देखते हैं कि फंडिंग इशू होता है, कि जो अभी डिवीजन ऑफ पावर है, मतलब स्टेट में आप हमेशा ये चीज देखोगे कि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के उनके पास कैपेसिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है स्टेट के पास। तो हमको और चीजें मतलब इस तरीके से बैलेंस करने की जरूरत है कि स्टेट का खुद का फाइनेंस अच्छा हो पाए। ठीक है। एक यहाँ पे रेसिड्यूरी पावर का भी हम लोग अलग से डाल सकते हैं। ये रेसिड्यूरी पावर्स क्या हो रहा है, रूल ऑफ सेंटर जो है बढ़ता जा रहा है। रेसिड्यूरी पावर का किसी को आर्टिकल पता है? ठीक है, आर्टिकल 248। तो कॉन्करेंट लिस्ट की वजह से टेंशन होता है, रेसिड्यूरी पावर की वजह से सेंट्रल का रोल या फिर यूनियन का रोल बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फंडिंग इशूज है, और स्टेट के पास है ना, स्टेट के पास कैपेसिटी नहीं है कि बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाए, है ना। तो वो भी एक तरीके से फिजिकल फेडरलिज्म वाले एस्पेक्ट को दिखाता है। सरकारी कमीशन ने जो इशू हाईलाइट किया है, या फिर जो अभी के इमर्जिंग इशूज हैं, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर, साइबर, अब यहाँ पे जरूरत है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की, ना कि केवल सेंटर उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा या फिर जस्ट स्टेट। यहाँ पे दोनों के बिना कोऑर्डिनेशन की चीजें सही से एड्रेस नहीं हो पाएंगी। ठीक है। अब मान लो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कार्बन ट्रेडिंग अगर इम्प्लीमेंट करना है या फिर वाटर ट्रेडिंग इम्प्लीमेंट करना है, अब बिना सेंटर स्टेट के कॉन्करेंस के कैसे हो पाएगा, है ना। तो अब जो कंपनियां हैं उसमें दोनों का चाहिए कि सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेट करके इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, या फिर एफोरेस्टेशन इनिशिएटिव है या फिर कुछ कार्बन मिटिगेशन इनिशिएटिव है। तो जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा उतने अच्छे से चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग का पहला हेडिंग क्या हो गया, नीड टू रीथिंक। दूसरा हेडिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जो अभी देखो इशूज दिखा दिए। दूसरे में हम लोग ये बता सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको बेटर यूटिलाइज करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर पाए। ठीक है। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, पहले तो हम लोग ये चीज बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो प्रेजेंट लेवल पे हैं, जो डिवीजन ऑफ पावर दिखाती हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को अपहोल्ड करती हैं, है ना। जैसे आप 7 शेड्यूल देखोगे तो वहाँ पे क्या है, 3 क्लियर लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। ठीक है। फिर आप ये भी बता सकते हो कि कॉन्करेंट लिस्ट है, वहां पे सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, है ना। फिर आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर सकते हो, जीएसटी काउंसिल की बात कर सकते हो,
या फिर आप ये भी बता सकते हो कि जैसे कुछ लॉज हैं जो राज्यसभा के थ्रू आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 249 और 252। ठीक है, तो ये चीजें दिखाती हैं कि जो एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स हैं या फिर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म जो सेवन सेवन शेड्यूल का है, वो एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर रहा है। ठीक है, क्लियर लिस्ट का मतलब है कि यूनियन लिस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास, जैसे स्टेट लिस्ट है तो उस पे यूनियन लॉ नहीं बना सकता है ना। ये एक तरीके से दिखा रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, स्टेट भी अपने एरिया में ऑटोनॉमस है। जो स्टेट लिस्ट में प्रोविजन मेंशन है उस पे केवल स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है। तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या दिखाता है, कॉपरेशन दिखाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल किस लिए है, कि जहां पे डिफरेंसेज हो सेंटर स्टेट के बीच में या फिर बिटवीन स्टेट या फेडरल यूनिट्स के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका है। जीएसटी काउंसिल फिजिकल फेडरलिज्म को अपहोल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आर्टिकल 249 252 में, कि जैसा रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉइंट है किसी के पास, एनीवन? ठीक है, तो 249 में क्या है कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें केवल राज्यसभा रेजोल्यूशन ला सकती है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको, उसके प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, है ना। अब थर्ड हेडिंग जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, दो हो गया हम लोग का, थर्ड हेडिंग ये रहेगा कि कैसे हम उसको आगे की राय या फिर सजेशन। जैसे आयुषी ने सरकारिया कमीशन वाला बोला था, मेरे हिसाब से वो वाला पॉइंट यहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जो समवर्ती सूची का प्रोविजन, जो रेसिड्यूरी लिस्ट में है उसको समवर्ती प्रोविजन में रखते हैं, जिससे कि सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना पाए। ठीक है, या फिर जब भी मान लो यूनियन कोई ऐसा लॉ बना रहा है जहां पे स्टेट के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट हो सकता है, तो कंसल्टेशन होना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए विथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। हाँ, शरीफ पूंछी आयोग ने यही बोला था कि जब भी केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, उसको राज्य के साथ कंसल्ट करना चाहिए। हम्म। तो अब देखो, जब हम लोग सजेशन लिख रहे हैं, कमेटी जितनी याद आए आप उतना कोट करो, उससे आपके नंबर मतलब अच्छे आएंगे, है ना। और कोई इसमें हम लोग वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं जितने मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे हमारे पास क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया या फिर जीएसटी काउंसिल हो गया, वहां पे ज्यादा से ज्यादा उसको और स्ट्रेंथन करें और डेलिब्रेशन प्रमोट करें, है ना, डिस्कशन प्रमोट करें, जिससे कि जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प मिले। ठीक है, फ्रीक्वेंट मीटिंग हो इन सब की। ओके, तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम डिस्कशन कर लेंगे। और एक दो पॉइंट हमने कमेटी बना लिया, पुंछी और सरकारिया, इसके अलावा कुछ और सजेशन हो सकता है? तो फिजिकल फेडरल को मजबूत कर सकते हैं हाँ, इससे ये अगर। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि स्टेट ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं, फिजिकल लेवल पे, है ना। तो फिजिकल फेडरलिज्म प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना चाहिए, है ना। बेटर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस कमीशन, है ना। ग्रेटर शेयर इन द डिविजिबल पूल, जैसे अभी कितना है 41% है, उसको हम लोग 50% कर सकते हैं। राइट। या फिर हम लोग जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इस सब में रिफॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्पॉन्सर्ड स्कीम में मान लो कि ज्यादा ज्यादा स्कीम किस तरीके से है, स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरीके से है ना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की वजह से उसमें क्या होता है कि स्टेट को पैसा कम खर्च करना पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा, स्टेट जो खुद के डेवलपमेंटल पॉलिसीज हैं उस पर वो ज्यादा फंडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने फंडिंग लेवल पे डिस्कस कर लिया, इंस्टीट्यूशन लेवल पे कर लिया, कमेटीज के कुछ सजेशन थे लिस्टिंग को लेके, उस पर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ और हम लोग इसमें डाल सकते हैं वे फॉरवर्ड में? तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके ऊपर सर
जो सेंट्रल स्टेट है उनको कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे हम अच्छे हम्म। से उनको लोग बना सकें। तो जैसे ठीक है, ब्लॉकचेन मतलब टेक्नोलॉजी। जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म या फिर रेगुलेशन, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर जहाँ पे इशू ज्यादा आ रहे हैं, जैसे मान लो हमको दिख रहा है कि जैसे रिवर बेसिन में बहुत, रिवर बेसिन गवर्नेंस है ना, इंटर वाटर डिस्प्यूट हमको बहुत दिखते हैं, जल विवाद, इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाने की जरूरत है। ठीक है। या फिर जो हम लोग के अभी हमने डिस्कस किया, साइबर थ्रेट हो गया, या फिर एआई की बात कर लिया हमने, या फिर डिजास्टर की बात कर लिया, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सब पे क्या है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म और रेगुलेशन की जरूरत है, विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, विद द कंसल्टेशन एंड कॉपरेशन ऑफ स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट, राइट। ओके, तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात कर रहे थे, इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं, है ना, कि वो स्कीम को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और उनको फिजिकल ऑटोनॉमी थोड़ी मिलनी चाहिए, फिजिकल मतलब जो रेवेन्यू सोर्सेज है ज्यादा उनके पास हो, है ना, जिससे कि वो डेवलपमेंट प्रायोरिटी, डेवलपमेंट नीड को फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सजेशंस हैं जो हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ रीथिंकिंग ऑफ सेवन शेड्यूल, rather than re rather than changing or bringing the drastic changes, we can implement these measures to uphold the principle of cooperative federalism। ठीक है, तो यही हमारा कंक्लूजन भी हो सकता है, कंक्लूजन मतलब एनालिसिस रहेगा। ये फाइनल एनालिसिस क्या है, हमको मतलब रीराइट नहीं करना है रेडिकली। ठीक है, उसको बस क्या करना है, इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट, जो हमने वे फॉरवर्ड डिस्कस किए हैं, इसको इंटीग्रेट करके रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, जिससे कि हम लोग 21st सेंचुरी के चैलेंजेस जो हैं उसको भी मीट कर पाए। ओके। कमेटी रिकमेंडेशन की एक्सेप्ट करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन लीगल मैकेनिज्म की जरूरत है। यहाँ पे चीजें क्लियर हैं, यस। है ना, तो हमको जो क्या करना है, जो सेवन शेड्यूल है उसको और रिस्पॉन्सिव बनाना है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आइडियाज हैं उसको लेके। यहाँ पे rather than rewrite we have to focus on the reform, the above reform, institution and legal safeguards, and the implementing the committee suggestions। ठीक है, जो हमने कमेटी डिस्कस किया, पूंची और सरकारी है, उसके रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग ट्रू सेंस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के वैल्यूज को अपहोल्ड कर पाए। राइट। और यहाँ पे स्टेट का ज्यादा कंसल्टेशन और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, है ना, तब जाके हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला भी, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि रिसेंट में जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज स्टेट ऑफ गवर्नर केस चल रहा था न्यूज में। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन सब लोग रीड कर लें। द गवर्नर्स डिस्क्रिशन टू विथहोल्ड असेंट टू द बिल कैन नॉट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिएटिंग अ लेजिस्लेटिव स्टेलमेट। ठीक है, विधेयकों पर सहमति रोकने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति विधायी गतिरोध उत्पन्न करने का साधन नहीं बन सकती, है ना। हालिया न्यायिक निर्णयों के आलोक में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा तथा संवैधानिकतावाद और सहकारी संविधान के सिद्धांतों पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्कोप ऑफ गवर्नेंस डिस्क्रिशनरी पावर एंड दियर इम्प्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट वही है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर केस। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन
द गवर्नर्स डिस्क्रिशन पावर एंड दियर इम्प्लीकेशन। तो पहले हमको डिस्क्रिशन पावर बताना होगा गवर्नर के पास क्या क्या है, और उसका इम्प्लीकेशन। जब भी हम लोग इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। लेकिन अब इम्प्लीकेशन देखो किस पे पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, ठीक है। तो जब हम लोग पॉजिटिव की बात करेंगे कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपहोल्ड कर रहा है या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बैलेंस कर रहा है। फिर निगेटिव में जब बात करेंगे तो किस तरीके से वो उसी को चैलेंज कर रहा है। अब जब भी हम लोग निगेटिव डिस्कस करते हैं तो हमको एक हेडिंग और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है सजेशन का, वे फॉरवर्ड का, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चरिंग क्वेश्चन का। इसमें बताओ इंट्रोडक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं। एक तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि रिसेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज स्टेट ऑफ गवर्नर केस, है ना। इसके अलावा कुछ और प्रोविजन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एनीवन, कोई आर्टिकल, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 200 प्रोवाइड्स फॉर द असेंट टू द बिल, ठीक है। जिसमें तीन तरीके से होता है। या तो राज्यपाल क्या कर सकता है, उसको पास कर सकता है बिल, गिव असेंट, या फिर रिजेक्ट कर सकता है, या फिर रिजर्व कर सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 200 से भी हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट दे दे ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए कि हाँ आपने जो सोच के क्वेश्चन फ्रेम किया था उसको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। तो दोनों तरीका से आप शुरू कर सकते हो। कई बार होगा क्या कॉन्टेक्स्ट आप एग्जैक्ट नहीं समझ पाओगे तो आर्टिकल से शुरू कर लेना, अगर कॉन्टेक्स्ट अगर आपके दिमाग में याद आ जा रहा है तो कॉन्टेक्स्ट से शुरू कर लेना। इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से यही बेस्ट तरीका है ना। आर्टिकल 200 से शुरू कर सकते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट से, ओके। अब हम लोग स्ट्रक्चरिंग पे आते हैं। इसमें स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। हेडिंग आप लोग बताओ कि क्या हेडिंग हो सकती है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे चार हेडिंग बनेगी, है ना। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति आप बता सकते हैं इसे। हाँ हाँ, तो पहला हम लोग वही विवेकाधीन शक्तियां या फिर डिस्क्रिशनरी पावर की बात करेंगे, ठीक है। तो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर जो है, पहला हेडिंग हमारा यही रहेगा। दूसरा हेडिंग क्या रहेगा। संवैधानिकता पर इनका प्रभाव। हम्म, ठीक है। अब इसमें चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन में भी ए और बी दो हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। कि कॉन्स्टिट्यू मतलब देखो दोनों थोड़ा सा रिलेटेबल है, चाहो तो अलग अलग मत करो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक ही में रख दो कि उस पर इम्पैक्ट इसका क्या होगा। लेकिन एक में हम लोग पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे, दूसरे में हम लोग क्या बताएंगे, निगेटिव, ठीक है। या यहाँ पे हम लोग हेडिंग क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन पावर है, विवेकाधीन शक्ति है उसके, फिर नकारात्मक प्रभाव जो विवेकाधीन शक्ति है उसके नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो हमारा पहला हेडिंग क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन पावर। सेकेंड हेडिंग क्या हो गया हमारा, सकारात्मक प्रभाव। थर्ड हेडिंग नकारात्मक प्रभाव। फोर्थ हेडिंग सुझाव या फिर वे फॉरवर्ड। इसके अलावा कोई और हेडिंग सोच पा रहा है। मतलब हमको देखो कोई हेडिंग बनाना है लेकिन क्वेश्चन के डिमांड से ही क्लोज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चार हेडिंग बनाने के चक्कर में क्वेश्चन के डिमांड को मिस कर दिए। जब आपके क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से लगे आपको चार हेडिंग बनाना तो आप चार बनाओ, है ना। लेकिन अगर लग रहा है कि दो ही हेडिंग बनाना जरूरी है तो आप दो ही रखो। जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से नंबर ऑफ हेडिंग आपको रखना है। तो क्या इन हेडिंग से क्वेश्चन का डिमांड मीट हो रहा है। किसी को इसमें कुछ डाउट है।
आयुषी, इसमें क्वेश्चन का डिमांड मीट हो रहा है कि कुछ तुमको लग रहा है कि चेंज करना चाहिए हेडिंग? सर ये इसमें ये भी तो बोला कि जो राज्यपाल है उसकी भी वैकाधीन शक्तियों की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस। हम्म। ठीक है। देखो यहाँ पे जब हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे ना, डिस्कशनरी पावर, तो इसी में ही डिस्कस कर लेंगे कि डिस्कशनरी पावर क्या है और उसका लिमिट क्या है। मतलब जो अभी के कॉन्टेक्स्ट में, जो यहाँ पे जजमेंट आया है इन रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वाले हेडिंग को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, वो असेंट दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है बिल को, या फिर रिकंसीडर कर सकता है, या फिर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। ये उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन क्या है या फिर जुडिशियल लिमिटेशन क्या है, उस पर डिस्कस कर लेंगे यहीं पे डिस्क्रिप्शनरी पावर को लेकर। ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग वन पे चलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शनरी पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है। तो जो गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति है वो क्या क्या है। अब यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो आर्टिकल 200 के हिसाब से बता सकते हैं। देखो शुरू में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन शुरू कर दिया है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 200, है ना। अगर 200 यूज कर लियो एक बार तो आप इसको 200 स्किप करके सीधा बता सकते हो कि गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन क्या क्या है ना। वो किसी बिल को, स्टेट बिल जो अगर आएगा गवर्नर के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, असेंट दे सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं, या फिर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि लिमिटेशन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे कि जैसे मनी बिल हो गया। मनी बिल में क्या होता है, बाइंडिंग होता है ना। फिर आप जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बता सकते हो कि जैसे अभी वाला जो केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर के, इंट्रोडक्शन हमने क्या दिया, बस कॉन्टेक्स्ट दिया। अब यहाँ पे हम लोग डिटेलिंग मेंशन कर सकते हैं, है ना, कि गवर्नर का इनएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब पहले तो यहाँ पे 3 मंथ का टाइम लिमिट दिया गया था कि अगर 3 मंथ में अगर गवर्नर पास नहीं करेंगे तो उसको मतलब जुडिशरी के थ्रू डीम्ड असेंट माना जाएगा। ठीक है। बट जब ये देखोगे आप बाद में, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, सॉरी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसके थ्रू उन्होंने जुडिशरी ने इसको रिवर्स कर दिया, है ना। मतलब उन्होंने बोला कि इट इज अ काइंड ऑफ जुडिशियल ओवररीच, ये जुडिशरी के डोमेन में नहीं है कि टाइमलाइन फिक्स करें फॉर गवर्नर, क्योंकि ये पार्लियामेंट का जुरिस्डिक्शन में आता है। ठीक है। गवर्नर को कितने मंथ में बिल को पास करना है, तो ये 3 मंथ का टाइम लिमिट अभी कुछ ऐसा नहीं है, बट आप इसको वे फॉरवर्ड में डाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस में, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये चीजें क्लियर हो कि डीम्ड असेंट नहीं होगा ना, 3 मंथ की कोई टाइम लिमिट होगी, बट गवर्नर इन एक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब भी कोई स्टेट लॉ गवर्नर के पास आ रहा है, तो उस पे मतलब एक प्रॉपर जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आप इन एक्शन का रीजन होना चाहिए कुछ, कि अगर आप लॉ पास नहीं कर रहे हो तो उसका रीजन क्या है। ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जुडिशरी ने ये बोला कि जो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है उस पर जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे असेंट करे, अप्रूव करे, या फिर रिजेक्ट करे, रिकंसीडर करे, या फिर रिजर्व करे। ठीक है। लेकिन अगर गवर्नर का इनएक्शन है और उस पर कोई जेन्युइन ग्राउंड नहीं है, जेन्युइन रीजन नहीं, तो उस बेसिस पे रिव्यू किया जा सकता है। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। ठीक है। तो यहाँ पे
ठीक है, तो 2025 का जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसको भी आपको यहाँ पे यूज करना है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन द डिस्कस द डिस्क्रिशन पावर ऑफ गवर्नर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अभी जो जजमेंट आए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्क्रिशन पावर गवर्नर का डिस्कस करना है। तो पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बता दिया, फिर उसके बाद हमने रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है उसके हिसाब से बता दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी चीज डाल सकते हैं कि देर इज नो टाइम लिमिट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक तरीके से डिस्क्रिशन है। ठीक है, जो यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको बाद में मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया कि नहीं, ये वाला काम पार्लियामेंट का है ना। इट विल लीड टू जुडिशियल ओवररीच। अगर जुडिशियल 3 मंथ का टाइम लिमिट फिक्स करने लगेगी गवर्नर के लिए, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने देखा डिस्क्रिशन पावर गवर्नर का क्या है। असेंट दे सकता है, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिकंसीडर या फिर रिजर्व, और देर इज नो टाइम लिमिट, है ना, फॉर पासिंग ऑफ द बिल। यही सबसे बड़ा मेजर इशूज है। ठीक है, तो क्या होता है, स्टेट के बिल पेंडिंग हो जाते हैं, जैसे 10 पेंडिंग बिल्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के हिसाब से क्या क्या लिमिटेशन उस पे आ सकती हैं, है ना, या फिर ओवरऑल लिमिटेशन क्या हो सकती है। तो मनी बिल हो गया, बाकी हम स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नर केस देख लिए, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देख लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हेडिंग 1 कवर हो गया। अब हम हेडिंग 2 पे आते हैं, कि जो डिस्क्रिशन है ये वाला एस्पेक्ट है। यहाँ से लेके जो हमने देखा ये डिस्क्रिशन, कि असेंट देना, रिजेक्ट करना, कभी मतलब टाइम लिमिट नहीं है, तो इन सब की वजह से इशूज क्या आते हैं, है ना। इशूज पे डिस्कस करना है, संवैधानिकतावाद और सहकारी संविधान के सिद्धांतों पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रिंसिपल पे क्या इसके निगेटिव इम्पैक्ट या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हेडिंग 2 हम लोग का क्या रहेगा। चाहो तो हम लोग शुरू इससे कर सकते हैं कि पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव क्या हो रहे हैं ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, तो अब इसमें आप लोग सोचो कि सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं। एनीवन। जैसे मान लो अगर कोई लॉ अगर पेंडिंग है, अगर गवर्नर अपने लेवल पे उसको रोक के रखता है, उसका पर्पज क्या होता है, कि सही से उसकी क्या हो पाए, स्क्रूटनी हो पाए। ठीक है, लीगल स्क्रूटनी सही से हो पाए। ओके, और ऐसा ना हो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स या फिर जो रूल्स हैं या मोरालिटी है उसको अपहोल्ड करता है ना। जब भी डिस्क्रिशन यूज होता है तो फोकस कहाँ पे रहता है, लीगल स्क्रूटनी अच्छे से हो पाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स या फिर फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको अपहोल्ड किया जाए, है ना, या फिर नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट हो पाए, एक तरीके से लीगल सेफगार्ड्स है। ठीक है। अच्छा, किसी को पता है कि मतलब गवर्नर कब जो स्टेट के बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। एनीवन हैव एनी आइडिया, मतलब इसके बारे में किसी को आइडिया है कि किस ग्राउंड पे गवर्नर रिजर्व कर सकता है स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के लिए। जिसमें अनिवार्य किस एक तो अगर हाई कोर्ट की पावर को इफेक्ट करने हाँ, वाला, अगर कोर्ट के पावर को अंडरमाइन कर रहा है ना। और इंटर स्टेट रिलेशन, सर वो स्टेट स्टेट के बीच में जो व्यापार होता है अगर उस पर इम्पैक्ट डालना। हाँ 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 हाँ, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो देखो आप जब उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो ये भी चीज अब इंटर स्टेट कॉमर्स किस एस्पेक्ट में आएगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ही तो आएगा। ठीक है, एंड अगर कोर्ट की अथॉरिटी का अंडरमाइन कर रहा है तो वो क्या एक तरीके से मतलब यहाँ पे अगर उसको रिजर्व करके रखा है बिल, उस टाइप के बिल को,
तो क्या दिखा रहा है, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ही अपहोल्ड कर रहा है। संविधान बात को कौन? अपहोल्ड कर रहा है कि स्टेट हाँ, ज्यादा powerful है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, हाँ। नेशनल इंटरेस्ट, या फिर स्क्रूटनी हो पा रही है अच्छे से, रिकंसीडर करने के लिए भेज दे रहा है। कई बार बिल क्या होते हैं, मतलब गवर्नर के पास आते हैं और गवर्नर उसको दोबारा वापस भेज देते हैं कि आप इसको फिर से एक बार देखो। ठीक है, तो प्रॉपर स्क्रूटनी हो पाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, नेशनल इंटरेस्ट, लीगल सेफगार्ड्स, ये सब चीजें सही से हो पाती हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिशन पावर। देखो अभी हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख रहे हैं, तो हम लोग उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब ये हमको लिखना पड़ेगा, जबकि प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो ये चीजें थोड़ा सा उतनी नहीं फॉलो होती हैं, ज्यादा एक तरीके से गवर्नर का रोल हो जाता है एज एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिप्शन देने का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि लीगल स्क्रूटनी हो पाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को अपहोल्ड हो पाए, नेशनल इंटरेस्ट अपहोल्ड हो पाए, है ना। कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन ना कर पाए कोई, या फिर इंटरस्टेट कॉमर्स, इन सब चीजों पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। ये एक्चुअल में इंटेंशन था डिस्क्रिप्शन पावर देने का विथ रिस्पेक्ट टू बिल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब पॉजिटिव इंप्लीकेशन डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन का, तो ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेन एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन पे, निगेटिव इंप्लीकेशन। और इसको थोड़ा डिटेल में करना है ना, नकारात्मक प्रभाव क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव इंप्लीकेशन क्या हो रहे हैं गवर्नर डिस्क्रिप्शन के, इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ केसेज भी मेंशन करते चलेंगे। हाँ, इस पे आप लोग बताओ कि क्या निगेटिव इंप्लीकेशन हो सकता है एक तो अगर ये कि गवर्नर। हाँ, हाँ यूसी बताओ। सर एक तो जो चुनी हुई सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर पाती अगर राज्यपाल बिल को रिजर्व कर लेते हैं कि सर राज्य को हम्म। चलाने के लिए कानून बनाने पड़ते हैं और फिर वो कानून ठीक से बन नहीं पाते। तो इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वेस्ट बंगाल केस। ठीक है, मतलब अभी तो वेस्ट बंगाल ठीक है, मतलब पहले के टाइम लिख सकते थे ना। पहले ठीक है, मतलब बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, हर पॉइंट में हम लोग किसी न किसी स्टेट का एग्जाम्पल डालते जाएंगे, है ना। जैसे केरला का एग्जाम्पल डाल देंगे, दिल्ली का एग्जाम्पल डाल देंगे, पंजाब का एग्जाम्पल डाल देंगे, ठीक है, तमिलनाडु का एग्जाम्पल डाल देंगे। यहाँ पे हम आर्गुमेंट लिखेंगे प्लस कनेक्ट करते जाएंगे। जैसे दिल्ली में आप देखोगे पहले के टाइम में जब आप गवर्नमेंट थी, कई बार टसल होता था गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस बिल। पंजाब में हो गया, और फिर केरला में आप देखोगे पहले होता था। ठीक है, तो टसल रहता था हमेशा गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कैसे वो स्टेट के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। जो पॉलिसीज बनती हैं उसको मतलब डिलेज होता है ना। अगर मान लो टाइमली बिल पास हो जा रहा है, तो उसको टाइमली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू डिलेज इन पासिंग ऑफ द बिल। ठीक है। और क्या होता है, कई बार होता है कि अर्जेंट इश्यूज पे हैं कोई पॉलिसी, अर्जेंट पब्लिक पब्लिक कंसर्न्स, जैसे यहाँ पे नीट वाला इश्यूज पे मान लो तमिलनाडु का बिल था, है ना। तो वहां पे आप देखोगे अर्जेंट इश्यूज को टैकल करना है, और वहां पे अगर गवर्नर कोई पॉलिसी को डिले करने लगे तो वो स्टेट के इंटरेस्ट या फिर स्टेट के जो डेवलपमेंटल नीड्स है उसको अंडरमाइन करने लगता है, वहां पे चीजें कंप्रोमाइज होने लगती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, एक तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको कन्वर्ट कर देता है यूनिटेरी मॉडल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम लोग देखें गवर्नमेंट स्टार्ट एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ सेंटर, जहाँ पे मतलब सेंटर और स्टेट में गवर्नमेंट डिफरेंट है। ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल स्टेट में सेम गवर्नमेंट है वहां पे ये चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन जहाँ पे सेंट्रल स्टेट में गवर्नमेंट अलग अलग है वहां पे ये आपको दिखेगा। ठीक है, वहां पे गवर्नर किस तरीके से काम करने लगता है, एजेंट ऑफ सेंटर, ड्यू टू लैक ऑफ कंसल्टेशन ऑफ सीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जब अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, उसमें स्टेट का रोल बहुत नहीं होता है। ठीक है, और इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि जो हम्म गवर्नर है वो पैरेलल
पैरेलल सरकार नहीं चला सकती, फिर ऐसा बोला था हम्म विवेकानंद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो जजमेंट का नाम तो मुझे याद है। ठीक है, मतलब ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग एज अ पैरेलल गवर्नमेंट, है ना, जब आप गवर्नर रोकने लगते हैं स्टेट लॉज को, तो दिखाता है कि गवर्नर बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल एंड स्टार्टिंग एक्टिंग एज लाइक बिहेविंग लाइक एज अ पैरेलल गवर्नमेंट, है ना, एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह दिखने लगता है। ठीक है। और एक ये भी इशू हो सकता है कि सेंटर स्टेट कन्फ्रंटेशन क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, वो जो बाकी इश्यूज हैं उस पर भी सहमति बनाने में डिफिकल्टी होगी। ओके, कई बार होता है कि अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, है ना। ठीक है। अब मान लो जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई पार्टी है ना, तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें वादे किए थे अपने वहां के लोगों से, स्टेट के लोगों से, ठीक है। तो जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो है, अगर आप उसको टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, टाइमली लॉज पास नहीं होंगे, तो जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो थे या फिर जो आपने प्रॉमिस किया था, उसको आप टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप उसका आपको निगेटिव सेटबैक देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं, इस टाइप के इशूज, इसका निगेटिव इम्प्लीकेशन ये हो सकता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट गवर्नर क्या हो जाता है, एज अ सेंटर, एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है। अब हम लोग का चौथा हेडिंग क्या रहेगा। वे फॉरवर्ड। यस, है ना, जो गवर्नर का सुझाव, देखो सुझाव की जगह हम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे हम जो गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें बताओ सुझाव क्या हो सकता है। पहले हम लोग कमेटी के लेवल पे सोचते हैं, क्योंकि देखो सबसे जरूरी यहाँ पे क्या है, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वहीं से इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो हमने सरकारी कमेटी या फिर पूंजी कमेटी में पढ़ा था, कि जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या होना चाहिए, ए पॉलिटिकल। ठीक है। जब भी अपॉइंटमेंट हो, कंसल्टेशन हो स्टेट से या फिर सीएम से। ठीक है। तो पहला तो मेन चीज हम लोग यही रख सकते हैं कि जो गवर्नर ऑफिस होता है उसको अब अपॉलिटिकल बनाने की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा क्या सुझाव हो सकते हैं। एक हम लोग गाइडलाइंस बना सकते हैं, है ना, कि मान लो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से लॉज, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉज हो सकते हैं, तो गवर्नर के डिस्क्रिप्शन को कैसे यूटिलाइज करना है, गवर्नर के डिस्क्रिप्शन को कैसे एक्सरसाइज करना है, उसको लेके कुछ एक गाइडलाइंस बना सकते हैं, या फिर इस पे एक पार्लियामेंट्री लॉ बना सकते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे देखो जो हमने देखा था स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस, उसको भी आप यूज कर सकते हो कि 3 मंथ टाइम लिमिट होना चाहिए। ठीक है। प्लस जेन्युइन रीजन होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए फॉर गवर्नर इन एक्शन, या फिर गवर्नर जो अगर कोई बिल को पेंडिंग रख रहा है तो उस पे एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। ठीक है। तो एक फिक्स टाइम लिमिट या फिर 3 मंथ का टाइम लिमिट की बात आप कर सकते हो वहां पे, स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस था उसको एज अ वे फॉरवर्ड यूज कर लो। राइट। और यहाँ पे जैसे बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, कि मतलब जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, गवर्नर क्या करना चाहिए, मतलब उनको अपहोल्ड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, इज द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है। तो उनको जो एजेंट ऑफ सेंटर वाली इमेज है उससे ओवरकम करना होगा। इसके अलावा कोई सुझाव है किसी के पास। सर, नेशनल जो संविधान बैंक जो संविधान की रिव्यू करने के लिए कमीशन गठन किया गया था, नेशनल कमीशन हम्म टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने बोला था कि जो राज्यपाल का जो पद है, तो उसमें जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो सब हटा देना चाहिए, जिससे राज्यपाल जो पॉलिटिकली है उससे स्वतंत्र होकर काम कर सके। हम्म। तो कार्यकाल की सुरक्षा दे देनी चाहिए उनका मतलब। हम्म हम्म हम्म।
तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, या फिर कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है, इस कमेटी को से भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब देखो, क्योंकि यहाँ पे बिल की बात हो रही है, हम लोग बहुत ज्यादा गवर्नर सेंट्रिक नहीं होंगे, है ना, मतलब एक दो पॉइंट बता देंगे कि अपॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन हम लोग का ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, पासिंग ऑफ द बिल पे। ठीक है, टाइम, जैसे यहाँ पे 3 मंथ का टाइम लिमिट बता दिए, गाइडलाइंस बता दिए, है ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपहोल्ड करने की बात कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात कर दी है कि जब भी इस तरीके से केस हो तो वहां पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का स्कोप होना चाहिए, कि वहां पे जुडिशरी उसको रिव्यू कर पाए, कि जहां पे मतलब अगर 3 मंथ से ज्यादा हो रहा है डिले, वहां पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू का स्कोप होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राइट। ओके, तो मेरे हिसाब से इतने सजेशन इनफ है ना। जब बिल की बात हो, स्टेट बिल, यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है बिल पे, है ना, ना कि गवर्नर पे। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि लगेगा, इवेल्युएटर को लगेगा कि आप गवर्नर के ऑफिस पे बात हो रही है। ठीक है, लेकिन हमको ज्यादा फोकस किस पे रखना है, बिल पे। एक दो पॉइंट हम लोग गवर्नर पे रखेंगे कि अपॉलिटिकल कैसे करना है, और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देने, ये कमेटी वाले में ही रख देंगे तीनों पॉइंट, है ना, सरकारी पुंछी और एनसीआरडब्ल्यूसी कमेटी। ठीक है, बाकी हम लोग फोकस करेंगे टाइम लाइन पे, जुडिशियल रिव्यू पे, ट्रांसपेरेंसी पे। ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करके और सेशन को एंड करते हैं। क्या होगा कंक्लूजन इसमें? मतलब देखो, अभी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वी डू नॉट नीड जस्ट स्ट्रांग सेंटर बट ऑल्सो स्ट्रांग स्टेट। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना होगा कि स्टेट का भी इम्पोर्टेंस रोल है। अगर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हो, ग्रेन्यूल ऑस्टिन का नाम लेके आप यूज कर लो। वी हैव टू अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज सजेस्टेड बाय ग्रेन्यूल ऑस्टिन, एंड वी नीड बोथ स्ट्रांग सेंटर एज वेल एज स्ट्रांग स्टेट, नॉट जस्ट स्ट्रांग सेंटर। है ना, फॉर दैट पर्पज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट अबव रिफॉर्म्स। ठीक है, जिससे कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर पाए। ठीक है।